मगर मुझे अब तक ये पता नहीं कि वो पॉपुलेशन वेलफेयर के महकमे का कोई सरकारी अफसर है। स्वराज के मददगार हर जगह मौजूद हैं, इनके ताउन के बगैर वो इतनी बुलंदी तक नहीं जा सकता था। वाकया से जाहिर हो रहा है कि हिंदू उसकी ज्यादा मदद कर रहे थे। शेर दिल मुसलमान और निक ईसाई था। मैंने उसे याद दिलाया, वैसे ये बात दुरुस्त है कि बेशतर हिंदू उसके हमदर्द रहे होंगे। वो इस बरादरी से ताल्लुक रखता था, उसे नेक नाम और बारसूख समझा जाता था। हर बरादरी ऐसे सपूतों पर फख्र करती है और हर तरह से इनके हाथ मजबूत करने की कोशिश करती है। इसमें कोई बुराई नहीं है। अब सूरत हाल बदल चुकी है, उसके करतूत सामने आ चुके हैं, उसका चेहरा बेनकाब हो चुका है। अब जो लोग उसका साथ दे रहे हैं वो बदनीयत और बदमाश हैं। मजहब के किसी लिहाज के बगैर वो बदतरीन सजाओं के मुस्तहिक हैं। मैं तुम्हारी इस राय से मुत्तफिक हूँ। पहले सब कुछ पोशीदा था, अब हर राज तश्ते अज़बाम हो चुका है। तुम्हें इसके साथियों को कुचलने का पूरा हक हासिल है। तुम्हारे इन अल्फाज ने मेरे दिल में ठंडक डाल दी। मैं यहाँ के मामलात से निमट कर 1-2 रोज में कराची आऊँगा तो मुझे उम्मीद है कि हालात और ज्यादा हौसला अफजा हो चुके होंगे। मुझे अब एक ही फिक्र है जिसे अव्वल खान दूर कर सकता है। तुम फिक्र न करो, वो फुर्सत पाते तुमसे बात जरूर करेगा। मैंने उसे तसल्ली दी। उसे गुफ्तगू करके मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। चालान वाले किस्से की वजह से रास्ते में मेरा खासा वक्त खराब हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं 8:45 बजे छावनी के इलाके के आगाज में वाक़ मिलिट्री चेक पोस्ट पर पहुंच चुका था। स्टेशन 4 में इतनी कसरत से आता जाता रहा था कि चेक पोस्ट का अमला मुझे और मेरी गाड़ी को दूर ही से पहचानने लगा था। गाड़ी को देखकर रुकावट हटा दी गई और मैं धीमी रफ्तार से वहां से गुजरकर छावनी की हदूद में दाखिल हो गया। स्टेशन 4 पर बाहर से बज़ाहिर कोई तब्दीली नजर नहीं आई। सब कुछ जूं का तूं नजर आ रहा था। अमले को अगर वापस बुला लिया गया था तो वो लोग अपनी बैरकों में रहे होंगे। मैदान में अमले की आमदोरफ्त न होने के बराबर थी। वो कोई गैर मामूली बात नहीं थी। STF की चेक पोस्ट पर भी मुझे नहीं रोका गया। मैं बदले हुए हालात में हर तब्दीली को खंदा पेशानी के साथ कबूल करने के लिए तैयार था, लेकिन इस वक्त तक वहां कुछ भी बदला हुआ नजर नहीं आया था। मैंने अव्वल खान की दफ्तरी बैरक के बाहर 3 गाड़ियां दूर ही से देख लीं। इनमें से एक अव्वल खान की लैंड रोवर थी, दूसरी 2 कारें पुरानी और मामूली सी थीं। इन पर कराची की आम नंबर प्लेटें लगी हुई थीं। मैंने अपनी गाड़ी इन तीनों गाड़ियों के साथ करीने से रोकी तो अव्वल खान इंजन की आवाज सुनकर तेजी से अपने दफ्तर से बाहर निकल आया। इसके चेहरे पर तकान के आसार थे और आंखें भारी हो रही थीं। वो काम की ज्यादती की अलामात थीं, पर न उसके चेहरे पर ऐसी कोई गैर मामूली बात नहीं थी जो मेरे लिए बायस तशवीश होती। वो बैरक के बरामदे से नीचे उतरकर पुरतबाक अंदाज में मुझसे बगल के रोका। दिन में कई बार एक दूसरे से मिलने वाले कमोबेश 2 दिन के तवील वक्फे के बाद यकजा हूं तो ऐसी गर्मजोशी का इजहार जरूरी हो जाता है। तुम्हारा जनरल कहाँ है? मैंने धीमी और तजस्सुस अमेज आवाज में उससे पूछा। मेरे दफ्तर में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसने तकरीबन सरगोशियाना लहजा में बताया। तुम दोनों यहीं बैठ रहे हो तो कल तुमने मेरा फोन क्यों नहीं सुना था? मैंने उसे शिकायत के अंदाज में कहा। हम आज पहली बार यहाँ बैठे हैं, अंदर चलो तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं उसके साथ 3 सीढ़ियां चढ़कर बरामदे में दाखिल हुआ। अव्वल खान के सादा पोश अर्दली ने हमारे लिए दरवाजे का पर्दा उठाया और हम दोनों दफ्तर में दाखिल हो गए। वो बहुत वजी और दराज कामत और दुबला पतला शख्स था जिसकी स्याह चमकीली आंखों से जहानत और बेखौफी छलक रही थी। वो आदि आस्तीनों वाली बुश शर्ट और खाकी पतलून में मलबूस अव्वल खान की मेज के अक्म में आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था। सर, ये डैनी है। अव्वल खान ने किसी मसलहत के तहत पहले मेरा तारुफ करा दिया। वो मेरा नाम सुनते ही एक फुर्तीले झटके से अपनी कुर्सी से उठा और फिर उसने मेज पर कदरे झुककर अपना दाहिना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुझे वकार कहते हैं। उसे मेरा हाथ मजबूती से थाम कर जोर जोर से हिलाते हुए कहा, रिटायर्ड मेजर जनरल हूं, आजकल STF की कमान कर रहा हूं। उसे इतनी तफसील से अपना तारुफ कराने की कोई जरूरत नहीं थी। वो एक आम सी बात थी कि मुझे उससे मिलवाने के लिए बुलाया गया था तो मुझे पहले से उसके बारे में बता दिया गया होगा। उसे अपनी जुबान से वो सब कहने की जरूरत नहीं थी। ये उसके मिजाज का अज्जो इनकसार था कि वो मुझसे बिल्कुल बराबरी से पेश आ रहा था। मैं आपके पेश रू से मैंने कहना चाहा, लेकिन उसने मेरी बात काट दी। नो आप जनाब, उसने हाथ उठाकर कहा। तुम हमारे बल्कि सब पाकिस्तानियों के दोस्त हो, मेरे मातहत नहीं हो। बेतकल्लुफ होकर बात करो। मुझे जनरल का वो अंदाज पसंद आया और बेख्तियार मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने अपनी टूटी हुई बात जारी रखी। मैं तुम्हारे पेश रू से मिल चुका था और तुमसे मिलने का ख्वाहिशमंद था। आज मेरी ये आरजू पूरी होगी। बैठो। अव्वल खान, तुम भी बैठ जाओ। उसने अपनी कुर्सी संभालते हुए कहा। मैं भी देखना चाहता था कि डैनी क्या चीज है जिस चीज के दुश्मन थराते हैं। तुम अच्छे खासे खूबसूरत शरीफ आदमी नजर आते हो। ये देखने वालों की नजर का हुस्न है, दुश्मनों की राह बहुत मुख्तलिफ होती है। मैं फौजी हूँ, सारी जिंदगी टीम वर्क में गुजारी है और अब भी STF मेरी काबिल रिश्क टीम है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई फर्द इतनी बड़ी बड़ी और मुसलसल कामयाबियां हासिल कर सकता है जो तुम्हारा मुकद्दर बनी है। मैं कल से बहुत पराकंदा खातिर हूँ।
STF यकायक क्यों ग्राउंड कर दी गई है? उसके खुले रवैये से हौसला पाकर मैंने वो सवाल कर डाला। शायरी करते हो? जनरल के पतले पतले होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। नजर का हुस्न और परागंदा खातिर जैसे अल्फाज आम बोलचाल में कम सुनने में आते हैं। शायरी कर रहा होता तो बस वही करता रहता, किसी और काम करने रहता। वो जवाब देते हुए मैंने अंदाजा लगा लिया कि जनरल ने मेरे सवाल का जवाब बहुत खूबसूरती से गोल कर दिया था। गहरी हार्ट से तुम्हारे कैसे मरासम है? सवाल करते हुए उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा यकलख्त संजीदा हो गया। मैं इन लोगों से STF के कर्नल दावर के रूप में मिलता हूँ। मैंने बहुत घुमा फिरा कर उन्हें यह तासुर दिया है कि मैं अपनी यानी डैनी की हद से बड़ी हुई आज़ाद रवि से नाला हूँ। ये तासर इनके दिलों में जागुज़ी हो चुका है। वो मुझ पर मेहनत कर रहे हैं। कैरी को भी उम्मीद है कि किसी न किसी वक्त वो मुझे फोर्स से तोड़ने में कामयाब हो जाएगा। बहुत खूब। और वो तुम्हारे जरिए डैनी पर हाथ डालने का ख्वाब भी देख रहे हैं, उसने ताई तलब लहजे में कहा। इनका यही ख्वाब मुझे उनकी दुश्मनी से बचाए हुए है। कैरी मेरे साथ वीरा को भी पकड़ने के लिए बेचैन है। इन लोगों के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है कि एक अमरीकी लड़की अपने हम कौमों को नाको चने चबवाती रहे। मैंने वीरा की बहुत तारीफें सुनी हैं। वीरा के अलावा गजाला और सुल्तान शाह के कारनामों की खबरें भी मुझे मिलती रहती हैं। मौजूदा बहरान से निकलने के बाद मैं किसी वक्त इन तीनों से भी मिलना चाहूँगा। तुम चारों को मैं अपना कौमी सरमाया तस्वुर करता हूँ। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। हम वही करते हैं जो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ये अपनी मिट्टी के लिए हमारा फ़र्ज़ है जो हम पूरा कर रहे हैं। इसके एवज़ हमें किसी सिले की परवाह या सताइश की तमन्ना नहीं है। ये STF का नस्बुल ऐन है। वो यकायक पुरजोश हो गया। सिले की परवाह या सताइश की तमन्ना किए बगैर अपने वतन की भलाई के लिए लड़ते लड़ते एक दिन गुमनाम सिपाही की तरह अपनी जान पर खेल जाओ। अमरीकियों के लिए ये जज्बा नाकाबिले फ़हम है। वो दुनिया की हर शय और जज्बे को डॉलरों के मेज़ान में तोलने के आदी हैं। कैरी मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा है। उसने STF के बारे में तुम्हारे सामने बहुत जहर उगला है। जनरल ने मेरी आंखों में आंखें डालकर तस्दीक चाही। वो हर बात से वाकिफ हैं। मैंने पलके झपकाए बगैर जवाब दिया। उसके बाद इंकिशाफात मेरे लिए हैरान कुन थे। अव्वल खान और STF से बहुत ज्यादा करीब होने के बावजूद मैं इन राजों से बेखबर था। हद ये है कि उसे तुम्हारे स्टेशनों की तादाद तक मालूम है। जनरल एक गहरा सांस लेकर अपनी कुर्सी के पुश्तगाह से टिक गया। चंद सानियों के लिए अपनी आंखें मूंद कर उसने अपनी पेशानी पर हाथ फेरा, फिर मेरी तरफ मुखातिब होकर बोला, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया भर में होने वाली जदीद तरीन साइंसी तहकीक और तरक्की से अमरीका ने सबसे ज्यादा फैज़ उठाया है। हद यह है कि अफगान वार के बाद रूस का शराजा बिखरा तो अमरीका ने इनके बेहतरीन और मुंतखब दिमागों को खरीद कर अपनी शहरियत दे दी। अब इनकी बड़ी तादाद मुतअद्दद अमरीकी मंसूबों पर काम कर रही है। तुम जानते हो कि जियो स्टेशनरी सियारे क्या होते हैं? मैं जनरल की मालूमात और जोदे बयान से वैसे ही मरूब हुआ जा रहा था। उसने बात करते करते अचानक वो सवाल किया। मैं बौखला कर रह गया। इस बारे में मेरी मालूमात बहुत नाकिस हैं। मैंने एतराफ़ किया। ये वो जासूस और मवासाती सियारे होते हैं जो ज़मीन से एक मखसूस बुलंदी पर और अपने मदार में रहने के लिए ऐसी रफ्तार से गर्दिश करते हैं कि ज़मीन से देखने पर वो एक जगह ठहरे हुए नजर आते हैं। इस वक्त खला में ऐसे अमरीकी सियारों की तादाद 300 से भी ज़ायद है। इनके ज़रिए वो ज़मीन पर गिरी हुई सुई को भी देख लेने की सलाहियत रखते हैं। जनरल ने दोबारा बोलना शुरू कर दिया। ये इस कुर्राए अर्ज़ पर बसने वालों की बदनसीबी है कि इनके 70 से 80% तादाद कलवत का हक खो बैठी है। इन अमरीकी सियारों ने अफराद और कौमों से यह हक बहुत खामोशी से छीन लिया है। दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ होता है तो अमरीकी आंखें उसे देख रही होती हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान अमरीकी दिलचस्पी के खित्ते में वाक़िफ़ है। इनके सहारे वो STF के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। ज़मीन पर होने वाली कोई नकलो हरकत इनसे पोशीदा नहीं रह सकती। मेरे लिए वो मौजू हमेशा से बहुत मुश्किल और नाकाबिले फहम रहा था, लेकिन जनरल की बातें आसानी से समझ में आने वाली थीं। वो तफसील सुनकर मैं अंदर से कांप उठा। फिर तो कुछ भी महफूज नहीं है, मैंने पुरतशवीश लहजा में कहा। हमारी दिफाई और एटमी तनसीबात और सरगर्मियां भी इनकी नज़रों में होंगी। ज़मीन की सतह पर जो कुछ होता है वो देख लेते हैं, जनरल ने पुरजोर लहजा में कहा। बहुत से सरकारी बकरात मेरी इन बातों को तस्लीम नहीं करते। वो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन दिए बैठे हैं और कहते हैं कि अमेरिका सब कुछ जानता है, तो आए दिन हमारी तनसीबात के बैनुल अक़वामी मुआयने के मुतालबे क्यों करता रहता है? इस वक्त बिल्कुल यही सवाल मेरे जहन में उभरा था। मैंने कहा, मैं बताता हूँ। जनरल ने दोनों हाथ फैलाकर अपनी हथेलियां मेज की सतह पर टिका दी और अपनी बात जारी रखते हुए बोला, वो STF के बारे में बहुत कुछ या शायद सब कुछ जानते हैं, मगर जब हम सरकारी तौर पर कहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी किसी फोर्स का वजूद नहीं है तो वो हमारी बात मान लेते हैं। इन्हें हमारा अंदर का हाल खूब मालूम है। हमारी सारी खूबियां और खामियां इनकी निगाहों में हैं। जब वो हमें दबाना या झुकाना चाहते हैं तो कोई हिसास मुतालबा कर बैठते हैं।
हमारे लिए उसे तस्लीम करना मुमकिन नहीं होता। पसे पर्दा डोरियां हिलती हैं और फिर वो मुतालबा सर्द खाने की नजर हो जाता है। वो हम सब से खेलते रहते हैं। उसकी वो चचम कुशा बातें रूह फरसा थी। अमेरिका ने ताकत और साइंसी बर्तरी के जोम में तकरीबन पूरी दुनिया को अपने दालान में तब्दील कर लिया था। सर मैं एक बात कहूं, अव्वल खान ने पहली मर्तबा जुबान खोली और बोलने की इजाजत चाही। जनरल की इस्तफसार तलब निगाहें फिसल कर उसके चेहरे पर मरकूज हो गई। सब कुछ इसी तरह है तो वो लोग ये ऐलान क्यों नहीं कर देते कि अब वो हर कार्रवाई से बाखबर रहते हैं। इनकी इजाजत के बगैर कोई मुल्क अपनी रवायती या गैर रवायती ताकत बढ़ाने की कोशिश न करे, दुनिया भर में इनकी बालादस्ती कायम हो जाएगी। अव्वल खान ने कहा, यह भी एक फितरी सा सवाल हो सकता है। जनरल बहुत एतमाद से माहिराना अंदाज में अपनी राय दे रहा था। खुले ऐलान के बाद वो जोड़ तोड़ करने के सारे मौके खो देंगे। पहले खला के गैर फौजी इस्तेमाल का बहुत गुलगुला था। रूस टूटने के बाद वो दब गया। ऐलान हुआ तो फ्रांस, जर्मनी और बाज़ दूसरे यूरोपीय मुल्क चीख उठेंगे कि अमेरिका खला से खलबत की हुर्मत पामाल कर रहा है। इनकी तरफ से ऐलान को इकरार जुर्म तस्वुर किया जाएगा। अमेरिकियों से नफरत की लहर बहुत ज्यादा जोर पकड़ जाएगी। ये उलझी हुई और बहुत लंबी बातें हैं। मैं जज्बात की रो में आकर बहक गया। बात हो रही थी अमरीकी STF के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं। आखिरी फिक्रे उसने मुझसे मुखातिब होकर कहे थे। हाँ यही बात हो रही थी। मैंने मुस्कुरा कर उसकी तायद की। उसकी बातों ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। ऐसी बातें बहुत पहले भी मेरे कानों तक पहुंचती रही हैं। मैं इनको ज्यादा अहमियत नहीं देता। ये बताओ कि उसने हमारे माली मामलात के बारे में क्या कहा था। वो सब मैं अव्वल खान को मिन्नोअन बता चुका हूँ। मैंने कहा, मैं अव्वल खान की रिपोर्ट सुन चुका हूँ। इसकी रोशनी में कुछ दूररस फैसले भी किए जा चुके हैं। मैं तुम्हारी जुबान से इन बातों का इरादा चाहता हूँ। उसने इसरार किया। मैंने चंद सानियों के लिए खामोश रहकर अपने जहन पर जोर दिया, फिर कहा, अल्फाज में रद्दो बदल हो सकती है, मगर उसने कहा था कि STF के सरबराह के जाती अकाउंट में करोड़ों रुपए आते जाते रहते हैं। यही हाल हर स्टेशन कमांडर के बैंक अकाउंट का है। इनके माहिरीन वर्जीनिया में बैठे बैठे बैंकों के कंप्यूटर्स में नकल लगाकर इन खातों की फाइलें बनाते रहते हैं। इसे अपने रिकॉर्ड पर बहुत नाज है। उसकी ये बातें मेरे लिए नाकाबिले यकीन हैं। जनरल की आवाज़ तशवीश सता होगी। बैंकों का कंप्यूटर सिस्टम बहुत महफूज और फूल प्रूफ होता है। ऐसा ना हो तो आलमी बैंकारी का निज़ाम चंद सेकंड में बैठ जाए। मैं हैरान हूं कि उन्होंने बैंकों के रिकॉर्ड तक किस तरह रसाई हासिल की होगी। यह भी तो हो सकता है कि वो हम पर अपना दबाव बढ़ाने के लिए झूठ बोल रहा हो। मैंने पूरी उम्मीद अंदाज में एक इम्कान की निशानदेही की। नहीं डैनी, ऐसा नहीं है। उसने मुझे समझाया। वो हकायक की बात कर रहा है। परसों तक सब कुछ इसी तरह था जैसा उसने कहा था। STF एक मुनज़्ज़म फोर्स है। वो इसमें किसी फर्द वाहिद को निशाना नहीं बना सकते, लेकिन इस रिकॉर्ड की वजह से 11 अफराद के सरों पर खतरे की तलवार लटकने लगी है। मुझ समेत वो जिसे चाहें बदतरीन मुश्किलात में मुब्तला कर सकते हैं। मैं और मेरे 10 स्टेशन कमांडर बैक वक्त इनके निशाने पर आ गए हैं। मुझे फिलहाल ऐसा कोई खतरा नजर नहीं आ रहा, मैंने अनजान बनकर कहा। मैं इस बारे में जनरल की जुबान से ज्यादा तफसील सुनने का मुतमनी था। तंजीमें हवा में मुअल्लिक नहीं होती, अफराद से तश्कील पाती हैं। अफराद की सरकोबी कर दी जाए तो तंजीमें खुद ब खुद मजहूल हो जाती हैं। मुझे अव्वल खान तक वो किसी भी फ़ाल शख्स को ताक सकते हैं। रिकॉर्ड की सेज से बैंक इनकार नहीं कर सकते। अगर वो लोग हमारे खिलाफ किसी बदमाशी पर तुल जाएं तो नाकाबिले तसव्वुर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। STF के लिए फंड्स फराम करने वाले हमें जिंदा में डालकर ये पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे पास वो सरमाया कहाँ से आ रहा था। मैं नहीं समझता कि हमारे लोग यूं आंखें फेर सकते हैं। वो यकीनन ऐसा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इन्हें नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ लाजवाब कर दिया जाएगा तो वो सब कुछ करने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना काला धन सिर्फ हेरोइन के धंधे से आ सकता है। दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग का शोर मचा हुआ है। ये मालियाती स्कैंडल हमारी भीड़ है दे सकता है। हमें हेरोइन माफिया का साथी करार देकर कुर्बानी का बकरा बना दिया जाएगा। ऊपर से ये यकीन दहानी हासिल की जा सकती है कि 11 में से किसी फर्द के साथ ऐसा नहीं होगा। मैंने तजवीज़ पेश की। जुबानी सब कुछ कहा जा रहा है, कोई बात ज़ब्ते तहरीर में नहीं है। हम पर बुरा वक्त आया तो मोहरे बदल जाएंगे। जुबानी यकीन दहानियां कराने वाले अपने मुंह छुपा लेंगे। नए चेहरे सामने आकर बाल की खाल निकालना शुरू कर देंगे। इस वक्त हम बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। यह सूरत हाल इन लोगों के साथ भी हो सकती है जो दूसरे खुफिया मंसूबों पर काम कर रहे हैं और उन्हें खुफिया फंड्स फराम किए जा रहे हैं। मैंने सोचते हुए फिक्रमंदी से कहा, तुम बिल्कुल सही समत में सोच रहे हो। एटमी मंसूबों पर भी चोरी छुपे काम हो रहा है। कलाओं से इनकी निगरानी हो रही है। खुदा इन लोगों को हर बुरे वक्त से महफूज रखे। यह बहुत बड़ा मसला है। STF को मैदान से हटा लेना इसका हल नहीं है। मैंने हौसला करके जनरल से वो चुभती हुई बात कह डाली। जनरल ने फौरी तौर पर मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चमकीली निगाहें एक मर्तबा फिर मेरे चेहरे पर गड़ कर रह गई थी। STF को मैदान से नहीं हटाया गया, ये एक
जनरल ने बोलना शुरू किया, लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने से पहले कहीं करीब ही कानों के पर्दे फाड़ देने वाला एक खौफनाक बारूदी धमाका हुआ और दफ्तर के दरो दीवार लर्ज कर रह गए। कमरे में तेज झोंके के साथ गर्दो गुबार का एक तूफान घुसाया था। हम तीनों में से कोई अपनी जगह टिका नहीं रह सका था। धमाके के साथ मैं अपनी कुर्सी से उड़कर दूर जा गिरा था। जो कुछ हुआ वो इस कदर गैर मुतवक्का और हैरान कुन था कि अपनी कुर्सी से उछलकर दूर जा गिरने के बाद मैं कई सानियों तक सख्ते की हालत में उसी पोजीशन में पड़ा रहा जिस पोजीशन में कुर्सी से उछल कर गिरा था। वो धमाका एक लम्हाती वाकया था जो रुनमा हो चुका था, लेकिन कानों के पर्दे फाड़ देने वाले बारूदी धमाके की रूह फरसा बाज़गश्त मेरे कानों में गूंज रही थी। सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरा ज़हन ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था कि हमारे दुश्मन स्टेशन 4 की महफूज तरीन हदूद में घुस कर कोई तखरीबी कार्रवाई कर सकते हैं। वो भी यकीनी की एक लम्हाती कैफियत थी जो ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकी। मुझे अपनी पुश्त में दर्द की लहरें करवटें लेती हुई महसूस हुई। कुर्सी से उछलकर बेढब अंदाज में अचानक पुख्ता फर्श पर गिरने के सबब मेरी कमर में खासी ज़रब आई थी। इसी के साथ मुझे अपनी कोहनियों में शदीद जलन और फिर खून के रसाव का एहसास हुआ। बाहर से चीखों पुकार और मुतअद्दद लोगों की भाग दौड़ की आवाज़ें आने लगी थीं। धमाका इस दफ्तर के बाहर हुआ था, इसलिए स्टेशन 4 पर मौजूद अमले की सारी तवज्जो उसी तरफ मरकूज थी। किसी को भूल कर भी यह ख्याल नहीं आया था कि इस धमाके के नतीजे में दफ्तर वालों पर भी अचानक बुरा वक्त आ गया था। मैं बदिक्कत तमाम अपनी सारी तवानाइयां मुजतमा करके फर्श से उठा तो कमरे की गुबार आलूद फिजा में मुझे जनरल वकार और अव्वल खान भी किसी अच्छी हालत में नजर नहीं आए। धमाके ने इन्हें भी उनकी कुर्सियों से उड़ाकर बेरहमी से कंक्रीट के पुख्ता फर्श पर पटक दिया था और वो दोनों फर्श से उठने की जिद्दोजहद कर रहे थे। बादी नजर में अव्वल खान की हालत ज्यादा बुरी नहीं थी, लेकिन मेजर जनरल वकार उसकी मेज के पीछे वाली कुर्सी पर विराजमान था। उसके इर्द गिर्द चौबीर रैक वगैरह रखे हुए थे। इस नागहानी हादसे के नतीजे में इसकी पेशानी किसी ठोस और सख्त चीज से टकराकर लहू लुहान हो गई थी। गर्दो गुबार से अटी हुई फिजा में जनरल का खून में डूबा हुआ चेहरा कुछ ज्यादा ही भयानक नजर आ रहा था। सर या पेशानी की चोट फौरी तौर पर हवास मख्तल कर देती है, मुझे इस बात का अंदाजा था। मैं तेजी से रिटायर्ड जनरल की तरफ लपका और उसे बगलों में सहारा देकर उसके कदमों पर सीधा खड़ा कर दिया। क्या हुआ? ये धमाका कहाँ हुआ? ओसान कदरे बहाल होते जनरल वकार की जुबान से बेसाख्ता वो अल्फाज बरामद हुए और वह झपट कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इस दौरान में अव्वल खान भी संभाला लेने में कामयाब हो चुका था। हम दोनों जनरल के पीछे दफ्तर से बाहर निकले तो बैरक के सामने होश उड़ा देने वाला एक मंजर हमारी नजरों के सामने था। मेरी गाड़ी समेत वहां कुल 4 गाड़ियां खड़ी हुई थीं, जिनमें अव्वल खान की सरकारी लैंड क्रूजर भी शामिल थी। धमाके के नतीजे में इन 4 गाड़ियों की चीथड़े उड़ चुके थे और कच्चे मैदान में दूर तक बिखरे हुए पुर्जों में जा बजा आग लगी हुई थी, जो इन गाड़ियों की टंकियों में भरे हुए आतिशगीर ईंधन का नतीजा थी। गाड़ियों के मुड़े तुड़े हुए तबाहाल ढांचे शोलों की लपेट में आए हुए थे। एसटीएफ के बहुत से सादा पोश नौजवान इस तराब और बेबसी के आलम में तिलमिलाए हुए फिर रहे थे। अपने घर में नाजिल होने वाली इस तबाही को वो रोक सकते थे और ना इस पर काबू पाने पर कादिर थे। पेट्रोल और डीजल की भड़की हुई आग पर काबू पाना इनके बस से बाहर था।